नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी के पेपर नंबर 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और भैया मैं फिर से कहता हूँ, स्वयं से भी चीज़ों को पढ़ करके जाइएगा। 5 की पाँचों यूनिट जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं आप सभी के लिए। यहाँ से मैं अभी से बता रहा हूँ, उनमें से जो भी क्वेश्चंस जैसे भी आपको यूनिट उनको रिवाइज करवाया गया है, उन सभी को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। केवल ये ना सोचिएगा कि सर इसी वीडियो से सब कुछ आ जाएगा। हाँ, अनुमान लगाया जाता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल सकते हैं, लेकिन स्वयं से और भी क्वेश्चंस को पढ़ करके अच्छे से ज़रूर जाइएगा। असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ पेपर नंबर 3। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहते हैं, आकलन को परिभाषित कीजिए। कहेंगे आकलन का अर्थ ही होता है कि सूचनाओं को एकत्रित करना, उनका विश्लेषण करना और उसके बाद में भैया किसी भी व्यक्ति को निर्देशन और परामर्श देना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्रों को बिना अंक और ग्रेडिंग के फीडबैक दिया जाता है। आकलन में क्या किया जाता है? बिना अंक और बिना ग्रेडिंग के क्या दिया जाता है? फीडबैक दिया जाता है, ताकि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में अंतिम मूल्यांकन यानी कि वार्षिक परीक्षा जब हो तो उसे हम क्या कर सकें? सुधार सकें। जब मूल्यांकन बच्चे का हो, लास्ट मूल्यांकन, तब क्या किया जा सके? आकलन करके बच्चे की जो शैक्षिक उद्देश्य है उसको हम सुधार सकें। विद्यार्थी के संदर्भ में आकलन की आवश्यकता क्या होगी? तो छात्र क्या चाहते हैं या क्या जानते हैं, इसके बारे में हम जान सकते हैं। छात्र की रुचियां कौन कौन सी हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। विशिष्ट आवश्यकताएं क्या है, इसके बारे में जान सकते हैं। और उनकी योग्यताएं क्या हैं, उनका वर्गीकरण क्या है, उसके बारे में हम जान सकते हैं। अध्यापक हेतु क्या होगा कि भैया जब छात्रों के कौशल, योग्यता और अधिगम का हम पता लगा लेंगे तो भैया उन पर हम शिक्षण विधियों का प्रयोग करके उनकी व्यक्तिगत शैक्षिक योजनाएं बना करके हम क्या कर सकेंगे? उनकी जो शिक्षा में जहाँ पर वो पिछड़ापन प्रदर्शित कर रहे हैं उसको हम बेहतर कर सकेंगे। उनकी रुचियों के अनुसार हम उनकी सह पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएँ यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो बना लेंगे। विद्यार्थियों की संस्कृति, कलात्मक, रचनात्मक योग्यता जो है इसको पहचान सकेंगे। परिवारों के लिए क्या होगा? परिवारों में क्या होगा? बच्चे की प्रगति हो पाएगी और जो भी अधिगम क्षमता है इसकी जानकारी को देख करके हम बच्चे को बेहतर बना पाएंगे। समस्याओं का पालन कर पाएंगे, भैया समस्याएं क्या हैं इसको जान करके बच्चे को इसको अवगत करा पाएंगे। और भैया विद्यार्थी गतिविधि जो भी समस्या है उसकी जानकारी प्रदान हो पाएगी। टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लिंक आपसे पेपर क्या आपके इंपॉर्टेंट है वहाँ पर आपको शेयर कर दी जाती हैं। मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। मूल्यांकन की परिभाषा कोठारी आयोग ने क्या दी थी? कहा था कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है तथा शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और शिक्षा, देखिए मूल्यांकन जब भी आएगा तब आपका इंग्लिश में इवैल्यूएशन लिखा होगा, और जब आपका आकलन आएगा तब आपका इंग्लिश में असेसमेंट लिखा होगा। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन और आकलन आपका असेसमेंट। असेसमेंट के बारे में पूछे तो आकलन लिखिएगा और इवैल्यूएशन के बारे में पूछे तो मूल्यांकन लिखिएगा। इंग्लिश के शब्द को थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, ये मिस्टेक बहुत बार आपके पेपर में देखने को मिलती है और हमसे भी हो जाती है, तो इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। बात करेंगे, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है तथा शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, या शिक्षक के उद्देश्यों के पूर्ण रूप से संबंधित होती है। और मूल्यांकन के द्वारा शैक्षिक लब्धियों की जांच नहीं की जा सकती और उसमें सुधार भी नहीं, सहायता जो होती है उसमें सुधार भी नहीं किया जा सकता। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से किसी भी वस्तु का मापन किया जा सकता है। तो ये क्या है? आपका मूल्यांकन है। मूल्यांकन क्या है? सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, शिक्षा का विभिन्न अंग है। मूल्यांकन का संबंध जो छात्र की स्थिति से ना होकर छात्र के विकास से होता है। देखो, जब भी आकलन किया जाएगा तो पहले आकलन होगा, उसके बाद में जो भी हम शिक्षण विद्या लगाएंगे, जो भी पढ़ाएंगे, देन हम जब आपको सिखा देंगे उसके बाद में आपका क्या करेंगे? आपका मूल्यांकन करेंगे। तो पहले आपका आकलन, देन आपका क्या? मूल्यांकन। मूल्यांकन एक सहयोगी कार्य है क्योंकि इसमें छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों सभी का सहयोग प्राप्त किया जाता है। मूल्यांकन केवल विद्यार्थियों को शैक्षिक उपलब्धियों का ही नहीं बल्कि मापन करता है और शैक्षिक उपलब्धियों में सुधार भी करता है। ये चीज़ें आपको मूल्यांकन से नैतिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास जो हैं इनके पक्ष को हम बेहतर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं
व्यक्तिगत विभिन्नता और सामूहिक आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सकता है। ये सब किसके द्वारा होता है? मूल्यांकन के द्वारा होता है। अब हम बात करते हैं स्क्रीनिंग यानी कि जांच। इंग्लिश में, हिंदी में क्या लिखा होगा? जांच क्या है यानी कि स्क्रीनिंग क्या है? तो कहेंगे स्क्रीनिंग से तात्पर्य क्या होगा कि हम समग्र जनसंख्या में उन व्यक्तियों की या उन बच्चों की पहचान करें जिसमें हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करें तो उनको लाभ हो जाए। कहने का मतलब यह है, परिभाषा क्या होगी? स्क्रीनिंग एक प्रारंभिक प्रक्रिया है जिसमें उद्देश्य उन व्यक्तियों की पहचान करना है जिससे वे अधिक जांच और इलाज की आवश्यकता हो। किसी भी व्यक्ति को हम अगर जांच देना चाहते हैं, उसका इलाज करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। उसका उदाहरण के लिए कह सकते हैं स्कूल में बच्चे की दृष्टि की स्क्रीनिंग की जाती है ताकि पता चल सके कि आँखों में विशेषज्ञ जो हैं उसको क्या ज़रूरत है, आँखों में क्या चीज़ें ज़रूरत हैं। ठीक है। एनआरटी और सीआरटी यानी कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और आपका सीआरटी यानी कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। एनआरटी क्या है और भैया सीआरटी क्या है? यहाँ पर बहुत सरल शब्दों में मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था और यहाँ पर भी हम लोग बात कर लेंगे। ये सबसे पहले आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जिसको हम लोग स्टैंडर्डाइज्ड बोलते हैं यानी कि मानकीकृत परीक्षण बोलते हैं। इसमें मानक जो होता है वो निर्धारित होता है पहले से ही, यानी कि ऐसा टेस्ट जो किसी बड़े समूह में औसत प्रदर्शन के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन की तुलना करता है। सभी का एक टेस्ट लिया जाएगा और वो सभी क्वेश्चंस होंगे, सभी बच्चों के लिए एक ही प्रश्न होंगे और भैया उसमें क्या होगा? जो उत्तर होगा वो क्या होगा? बच्चों के औसतन प्रदर्शन को प्रदर्शित कर रहा होगा। परिभाषा क्या है? एनआरटी का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि छात्र का प्रदर्शन समूह के अन्य छात्रों के प्रदर्शन के साथ कैसा है, यानी कि एक छात्र का प्रदर्शन और दूसरे छात्र के प्रदर्शन और तीसरे छात्र का प्रदर्शन, इन सभी का प्रदर्शन भैया कैसा है समूह में प्रदर्शन। ये एक आपका मानकीकृत टेस्ट है और सभी छात्रों के लिए समान होता है। जो भी क्वेश्चन होंगे सभी के लिए समान होंगे, सभी को उसके उत्तर देने होंगे। जिसके जैसे उत्तर आएंगे तो हम क्या करेंगे? एक बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से करेंगे, एक व्यक्ति की तुलना हम दूसरे व्यक्ति से करेंगे, एक के छात्र के प्रदर्शन की तुलना हम दूसरे छात्र के प्रदर्शन से करेंगे। तो ये आपका क्या कहलाएगा? एनआरटी। इसमें शैक्षिक सेटिंग की भूमिका होगी, छात्रों के बीच तुलनात्मक प्रदर्शन का विश्लेषण किया जाएगा, उच्च शिक्षा और कार्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्यता निर्धारित की जाएगी। इसके बाद में हम बात करते हैं सीआरटी की यानी कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट की। तो ये जो है ये आपका टेस्ट एक विशिष्ट मानदंड और उद्देश्य के आधार पर छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। कहेंगे कि सीआरटी का उद्देश्य निर्धारित करता है कि एक छात्र ने निर्धारित पाठ्यक्रम और मापदंडों में कितना पूरा किया। केवल एक छात्र की बात करता है और उसके द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया था, जो मानक बनाए गए थे, उसमें उसने कितना उसको पूरा किया। यह टेस्ट शिक्षक द्वारा विशेष आवश्यकता या विशेष उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। ये अक्सर कक्षा के स्तर पर उपयोगी किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अध्यापन के अंत में इस टेस्ट को लिया जाता है। कहेंगे कि छात्रों की विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना, पाठ्यक्रम के विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करना और भैया इसके दौरान फीडबैक देना और प्रगति का विकास और इसकी निगरानी करना। तो ये आपका एनआरटी और सीआरटी था। हाँ, कभी कभी पूछ दे भैया कि भैया आकलन के प्रकार, ठीक है, आकलन के प्रकार, तब आप क्या बताओगे? रचनात्मक आकलन जिसको आप लोग क्या बोलते हो? फॉर्मेटिव असेसमेंट। और भैया उसके बाद में आप क्या बताओगे? अपना दूसरा योगात्मक आकलन जिसको हम लोग बोलते हैं क्या भैया? सम्मेटिव असेसमेंट। ठीक है। तो रचनात्मक और योगात्मक आपके ये आकलन होते हैं, इसको आप लोग याद कीजिएगा। असेसमेंट की ही मैं बात कर रहा हूँ, तो ये दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट भी था आप लोगों के लिए। इसके बाद में आईईपी का क्या उद्देश्य होगा? व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। प्रत्येक बच्चे की आईपी जो होती है वो अलग अलग बनती है ना। जब अलग अलग आईपी बनती है, उसके उद्देश्य शैक्षिक आवश्यकता और छात्रों के व्यक्तिगत आवश्यकता योजना को तैयार करके की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है, यह लक्ष्य को सुनिश्चित करना होता है कि उसकी भैया आवश्यकता क्या है और उपयुक्त शिक्षा और सेवाएं किस प्रकार से प्रदर्शित हो रही हैं। इसका उद्देश्य क्या होगा कि बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पहचान करना, प्रत्येक बच्चे की उसकी क्षमता कमजोरियों की पहचान करना,
उसके लक्ष्य और उद्देश्य को स्थापित करना, यानी कि शैक्षिक, सामाजिक और व्यावसायिक लक्ष्यों को निर्धारित करना और उन्हें एक निश्चित अवधि में प्राप्त कराना। विशेष सेवाएं और सहयोग देना, छात्रों को आवश्यकता के अनुसार विशेष सेवाएं जैसे स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और शिक्षा में सहायता प्रदान करना। शैक्षिक प्रगति की निगरानी करना, यानी कि नियमित रूप से छात्र की प्रगति की समीक्षा करना और जरूरत पड़ने पर आईपी को अध्ययन करना। परिवार और शिक्षकों की भागीदारी जो होगी, छात्रों की में शिक्षक में जो माता पिता, अभिभावक हैं और शिक्षकों की सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे, उनको बेहतर कर सकेंगे। कानूनी सुरक्षा यह सुनिश्चित करता है कि छात्रों की शैक्षिक अधिकारों की रक्षा की जाए और उन्हें उचित शिक्षा के अवसर मिल सकें। जो ये आपकी आईपी है, ये एक टीम आधारित दृष्टिकोण है जो शिक्षक और विशेष शिक्षा विशेषज्ञ, माता पिता और अन्य संबंधित पेशेवर इसमें शामिल होंगे, जो बच्चे की आवश्यकताओं और छात्रों के सम्मान के लिए जो भी इनके लिए शैक्षिक अवसर हैं उनको प्राप्त करा सकेंगे। तो ये आपका जो आईपी था उसके बारे में। हाँ, कभी कभी अगर कह दे कि मान लो कि विकासात्मक छात्र है, विकासात्मक आवश्यकता वाला छात्र है, तो उस बच्चे का हम आकलन कैसे करेंगे, उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होगी। भाई कोई भी विकासात्मक अक्षमता का छात्र है, उसमें अगर हम बच्चे का आकलन करते हैं तो उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है, तो कहेंगे विकासात्मक आवश्यकता वाले बच्चों के आकलन में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, या उन बच्चों को विशिष्ट और शैक्षिक विकासात्मक आवश्यकताओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण प्रशिक्षण देने के लिए प्रयोग किया जाएगा, जिसमें हम कहेंगे कि बच्चे की हम लोग प्रारंभिक स्क्रीनिंग और पहचान करेंगे, यानी कि जांच और पहचान करेंगे। इसमें विशेष शिक्षक प्रारंभिक स्क्रीनिंग के माध्यम से बच्चों की विकासात्मक देरी, दिव्यांगता की पहचान करेगा और बच्चों के व्यवहार और शैक्षिक प्रदर्शन को क्या करेगा, उसका मूल्यांकन करेगा। व्यापक आकलन उसका किया जाएगा। विशेष शिक्षक विभिन्न प्रकार के आकलन उपकरण, तकनीकों का उपयोग करके बच्चों की संपूर्ण शैक्षिक, सामाजिक और भावात्मक स्थिति का मूल्यांकन कर पाएंगे। व्यक्तिगत जरूरतें पूरी होंगी और क्षमताओं को भी समझा जाएगा, बेहतर किया जाएगा। उनके लिए क्या किया जाएगा, आईपी का निर्माण किया जाएगा, जहां पर बच्चा सक्रिय रूप से अपने लक्ष्यों को, अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके और भैया उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सके, प्रगति की निगरानी कर सके, उसका मूल्यांकन हो सके। सहयोग का समन्वय भी होगा। विशेष शिक्षक क्या करेगा, उसके माता पिता और अन्य पेशेवरों से सहयोग लेगा और ताकि बच्चों का विकास हो सके, बच्चे का समन्वय बेहतर हो सके, उसको सहयोग मिल सके और उसके लिए सेवाएं और संसाधन जो है उसको सुनिश्चित किया जा सके। शिक्षण और रणनीतियाँ होंगी, जहाँ पर विकासात्मक आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अनुकूलित शिक्षण रणनीतियाँ और तकनीकों का विकास, विभिन्न शैक्षिक विधियों के द्वारा सामग्रियों का उपयोग करती है, विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना, समय समय पर बच्चे का आकलन और मूल्यांकन करना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं, जो कि आपके परामर्श और मार्गदर्शन के लिए भी बहुत उपयोगी होगा। विशेष शिक्षक क्या करेगा, परिवारों का समर्थन लेगा और क्या करेगा, शैक्षिक, व्यक्तिगत और ज़रूरतों को पूरा करेगा। यानी कि विशेष शिक्षक यह भूमिका निभाएगा कि बच्चे को एक सही दिशा मिल सके, महत्वपूर्ण बच्चा अच्छे से आगे बढ़ सके और भैया हम क्या कह सकते हैं कि जो भी विकासात्मक कार्य हों उसके बेहतर हों। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके बाद में अगर हम लोग बात कर लें, यहाँ पर आपका डाली यानी कि डिसलेक्सिया असेसमेंट फॉर लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। तो ये जो डाली होता है, आप समझ गए होंगे कि भैया किसके लिए होता है। डिसलेक्सिया से ग्रसित जो होते हैं बच्चे, उनके आकलन के लिए क्या होता है, उनके असेसमेंट के लिए, आकलन के लिए क्या होता है, आपका डाली टूल होता है। ये जो आपका डाली है, ये हम कह सकते हैं, ये एशियाई भाषाओं में, दक्षिण एशियाई भाषाओं में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र भारत के द्वारा इसका जो मूल्यांकन का उपकरण इसको बनाया गया। इसमें डिसलेक्सिया के जो जांच है, इसका उपयोग, डिसलेक्सिया से जो ग्रसित बच्चे हैं इनकी जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह उपकरण आपको इंग्लिश भाषा में उपयोगी या आपको देखने को मिलता है। इसमें बच्चे के श्रवण 10 से संज्ञानात्मक क्षेत्रों का आकलन किया जाएगा और 10 उप परीक्षण यहाँ पर किए जाएंगे, जो व्यक्तिगत रूप से 8 से 11 वर्ष के समूह के लिए प्रकाशित किया जाएगा। इसमें हम कह सकते हैं, इसके बाद में जो भी आपका यह उपकरण होगा, हिंदी, मराठी, कन्नड़, इन सभी लैंग्वेजेस में भी आपका ये उपलब्ध है। ये टूल जो है आपका 2 स्क्रीनिंग टूल में बांटा गया, एक आपका जूनियर और एक आपका मिडिल, यानी कि 1 से 2, कक्षा 1 से 2 और कक्षा 3 से 5
कक्षा 1 से 2 और कक्षा 3 से 5, जो कि 4 भाषाओं में, हिंदी, मराठी, कन्नड़ और अंग्रेजी भाषाओं में इसको यहाँ पर लाया गया। डिस्लेक्सिया का मूल्यांकन करना है तो डाली का लगाएंगे हम लोग। और अगर हम लोग बात करें कि जो ये टूल है आपको, ये 6 श्रेणियों में इसको प्रदर्शित किया गया, पढ़ना, लिखना, गणित, संचार, स्मृति, मोटर कौशल, इन सभी चीज़ों में इसको विकसित किया गया। और कभी कभी हो सकता है आपसे इसकी भी परिभाषा या फुल फॉर्म पूछ दे, DTRD, क्योंकि फुल फॉर्म तो आप समझ ही रहे हैं किस प्रकार से आपसे पूछी जा रही है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ रीडिंग डिसऑर्डर, डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ रीडिंग डिसऑर्डर। इसके बाद करते हैं आकलन की प्रक्रिया में विशेष शिक्षक की क्या भूमिका होगी। आकलन की प्रक्रिया में विशेष शिक्षक की क्या भूमिका होगी। हाँ भैया, यहीं पे अगर थोड़ा हम लोग और बात कर लें, इसको हम लोग अभी लास्ट में करते हैं। ग्लैड की अगर बात कर लें, ग्लैड ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस होता है, इसको भी थोड़ा याद कर लीजिएगा। अगर हम ग्लैड की बात करते हैं, या अगर हम लोग जो आपका ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस है, इसकी अगर हम बात करें तो कहेंगे भैया आपके प्रोफेसर जयंती नारायण और जो भी आपका ये बनाया गया था राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांग संस्थान, जो कि आपका सिकंदराबाद में वहाँ पर बनाया गया था, कक्षा 1 से 4 तक के जो अधिगम समस्याग्रस्त बच्चे हैं, इनका आकलन करने के लिए बनाया गया था। ये आपका कौन, ये ग्लैड बनाया गया था। इसमें क्या है कि इसमें जो भी 3 भाग आपको देखने को मिलेंगे, बच्चे की पृष्ठभूमि का विवरण, जैसे कि नाम, आयु, लिंग, पता, विद्यालय, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, इन सभी चीज़ों के बारे में। और उसके बाद में आपका शारीरिक दिव्यांगता, दृष्टि अक्षमता, और आपका जो भी वाणी है, स्पीच और लैंग्वेज, इसकी बात की गई, मौखिक और अमौखिक पठन की बात की गई, गणितीय कौशलों की बात की गई। तो यहाँ पर आपको ग्लैड में देखने को मिलता है। इसके बाद में कुछ टूल जो आप स्वयं से पढ़िएगा, जिसके बारे में आपको पढ़ाया भी गया, बेसिक MR, MDPS और आपका बेसिक MR MDPS और आपका FACP और इसके बाद में MChat, इसके बाद में MChat हो गया, उपनयन, ये सभी आपको पढ़ाए गए हैं, उपनयन। और अगर हम बात करें MChat, उपनयन, ये जो टूल्स हैं आप स्वयं से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सारे टूल्स मैंने आपको पहले भी पढ़ाए हैं। और इन सभी टूल्स पे आप ऐसे ऐसे करके 3 बार स्टार बना लो। ये सभी टूल्स आपके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो आपका बेसिक MR हो, चाहे वो आपका जितने भी ये टूल आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद में अगर हम बात कर लें, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, तो आकलन की प्रक्रिया में विशेष शिक्षक की भूमिका। जब विशेष शिक्षक आकलन करेगा तो उसकी क्या भूमिका होगी, तो वो क्या करेगा, डेटा संग्रहित करेगा, बच्चे के बारे में जो भी सूचना होंगी, उसकी क्षमता होंगी, उसकी चुनौतियाँ होंगी, उसकी प्रगति होगी, इसके बारे में क्या करेगा, डेटा एकत्रित करेगा। उसको क्या देगा, सहयोग देगा। व्यापक आकलन और हस्तक्षेप योजना सुनिश्चित करने के लिए जो भी मनोवैज्ञानिक, भाषा चिकित्सा और व्यावसायिक चिकित्सा है, पेशेवरों के साथ क्या देगा, सहयोग देगा। आकलन के उपकरणों का क्या करेगा, चयन करेगा कि भाई किस प्रकार से हम बच्चे का आकलन करें, उन उपकरणों का क्या करेगा, चयन करेगा, उन उपकरणों का चयन करेगा। और उसके बाद में जो भी परीक्षण प्रशासन है, वहाँ पर निष्पक्षता के साथ में उसकी मानकीकृत प्रक्रियाओं के अनुसार उस बच्चे का आकलन करेगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे में कोई कमजोरियाँ हैं या कुछ भी है और फिर भी क्या किया जा रहा है, उसका आकलन नहीं किया जा रहा है या सही से नहीं किया जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को जो है वो बिल्कुल ध्यान में रखेगा। इसके बाद में आपका जो है उसका अवलोकन किया जाएगा। तो कहेंगे विशेष शिक्षक छात्रों के सीखने के व्यवहार, ताकत और सुधार के क्षेत्रों में क्या करेगा, जानकारी को इकट्ठा करेगा और उसके लिए उसका क्या करेगा, निरीक्षण करेगा। देन हम बात कर सकते हैं उसके लिए डेटा विश्लेषित करना, उसकी ताकत, कमजोरियों और उसकी आवश्यकताओं को पहचानना, परिणामों की व्याख्या करना और उसके लिए IP बनाना और भैया प्रगति की निर्धारण जो भी निगरानी है उसको करना। तो विशेष शिक्षक जो है आकलन की प्रक्रिया में बहुआयामी तरीके से बच्चे को बेहतर रूप से बना सकता है।
इसके बाद में आपसे पूछ सकता है ADHD, इसको भी इम्पॉर्टेंट लगा लेना। अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि बच्चा जब अति सक्रिय होगा, बच्चा नखरे दिखाएगा, बच्चा बार बार दोहराव करेगा, बच्चा बार बार गलतियां करेगा और आँखों से जो संपर्क है वो भी यहाँ पर थोड़ा बहुत कम बनाता है। और क्या होगा कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है बच्चा अटेंशन नहीं देता है और हाइपर एक्टिविटी देखने को आपको मिलती है। तो अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसको भी आप लोग थोड़ा सा इसकी क्या कहते हैं कि फुल फॉर्म वगैरह जो है देख लीजिएगा, आपके पेपर में पूछी हुई है। बाकी आप लोग सीखने की शैलियाँ जानते ही हैं, बच्चे को हम लोग दृश्य श्रव्य इसके माध्यम से सिखाते हैं, ये तो आप लोगों को सभी को पता है। CARS2, CARS2 भी आपसे, यानी कि चाइल्डहुड ऑटिज़म रेटिंग स्केल, ऑटिज़म बच्चे के लिए जो आपका रेटिंग स्केल है उसको हम लोग CARS2 कहते हैं। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके 6 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए संचार कठिनाइयों में अगर उनको देखने को मिलता है तो वहाँ पर हम लोग लगाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि मौखिक रूप से व्यक्ति धारा प्रवाह नहीं कर पा रहा होता है, उसका आकलन किया जाता है, IQ टेस्ट का आकलन किया जाता है और ये सारी चीज़ें आपकी CARS2 में की जाती हैं। तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। अगर ईसा की बात करें, ISAA की बात करें, तो आप बताओगे इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज़म। तो ये भी आपके ऑटिज़म बच्चों के लिए स्क्रीनिंग और निदान करने के लिए, उपकरण करने के लिए एक आपका टूल है, जो कि आपके जो भी सामाजिक संबंध, संचार और जो भी हमारे ऑटिज़म बच्चे में हानियां हैं उसके लिए इसको प्रदर्शित किया जाता है, उसका ध्यान रखा जाता है। इसके लिए सामाजिक संबंध जो भी इसके कार्य क्षेत्र होंगे उसमें 40 आइटम आपको देखने को मिलेंगे। जिससे बच्चे का सामाजिक संबंध हुआ उसमें आपको 9 क्वेश्चंस देखने को, भावात्मक जवाबदेही, फिर आपका भाषण यानी कि आपका लैंग्वेज, इसके बाद में व्यवहार पैटर्न, संवेदी पहलू, संज्ञानात्मक घटक, इस प्रकार से आपको यहाँ पर कितने आपके 40 क्वेश्चन जो हैं वो ईसा में आपको देखने को मिलते हैं। MCHAT मैंने आपको भी बताया था, यानी कि मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टोडलर्स, ये भी आपके ऑटिज्म बच्चों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। जो 16 से 30 महीने की उम्र के बच्चे होते हैं उनके लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके लिए भैया क्या की जाती है कि ऑटिज्म बच्चे के लिए जो ये डिज़ाइन है उसका, इस टूल का जो है डिज़ाइन किया गया है MCHAT, है ना, इसका नाम है मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टोडलर्स। तो इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कैसे, अगर हम ICD की बात करें या DSM-5 की बात करें तो ये भी आपके पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है। जितने भी आपके असेसमेंट टूल्स हैं इनको ज़रूर बिल्कुल रट लीजिएगा। इनमें से आपको 2 से 3 जो हैं वो देखने को मिलेंगे। IEP बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा और बहुत अच्छे से समझ के, मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपको थोड़ा सा ना समझ में आ रहा हो और आपको उसमें लिखना हो, तो आप उसको थोड़ा सा पहले समझिएगा अच्छे से, देन आप उसको लिखना शुरू कीजिएगा। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर, और चैनल पर पहली बार थे सब्सक्राइब करने के बाद में आप अपना बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।